Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 38 and part 11 of chapter 2. Okay? So हमने अभी तक क्या क्या कर लिया है? हमने अब तक सारे concepts कवर कर लिया हैं चैप्टर नंबर 2 के and cheer up, this is the last topic of this chapter. So अभी तक हमने गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीख लिया है और आज हम सीखेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे करते हैं, उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ता है और हमें इसकी नीड क्यों पड़ी, वो सारे की सारी चीजें जो हमें जाननी है. ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो ये कंसेप्ट है ये बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये कंसेप्ट आपका एडमिशन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है. आज आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखोगे जो आपकी पूरे एडमिशन चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होगी. ओके, सो आप अच्छे से ये वाला कंसेप्ट सीखना और प्रॉपर नोट्स मेंटेन जरूर करना. आज के लेक्चर में मैं इलस्ट्रेशन नहीं कराऊंगी, मैं सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करूंगी कि एक्चुअल में ये इसमें होता क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं. ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट और वो सब कुछ हम कवर करेंगे, बट इलस्ट्रेशन हम कमिंग लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 39 में. सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. देखो, सबसे पहली चीज रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है. जब हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी शो की जाती हैं, उसके बाद किसी ना किसी रीजन की वजह से उनकी वैल्यूज रिवाइज होती रहती हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन. हमें रिवाइज करनी है उनकी वैल्यूज, दोबारा से नोट करनी है जो करंट उनकी पोजीशन है, एक्चुअल उनकी वैल्यूज है किसकी, एसेट्स और लायबिलिटीज की, उनकी रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करना, दैट इज रिवैल्यूएशन. दोबारा से वैल्यू असाइन करना. ओके, सो आपको क्या दे रखा होगा क्वेश्चन में कि इस एसेट की ये है वैल्यू, इस एसेट की ये है, इस एसेट की ये है, ठीक है. ऐसे लायबिलिटीज की भी दे रखी होंगी. फिर नीचे कुछ ऐसे लाइंस दे रखी हैं कि इसकी डेप्रिशिएट होगी, इसकी अप्रिशिएट होगी, ठीक है, इसके क्रेडिटर्स इतने नहीं है अब ये जो भी मॉडिफिकेशंस दे रखी हैं, आपको इनको कंसीडर करके इनकी वैल्यूज को अल्टर करना है, दैट इज द रिवैल्यूएशन. अब हम ये क्यों कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तो यही आएगा, क्या नीड है इस चीज की. देखो, जो भी एसेट है, जो भी लायबिलिटी है, उसकी एक तो वैल्यू वो होती है जो बैलेंस शीट में शो होती है, ठीक है. उसके बाद एक उसकी एक्चुअल वैल्यू है कि अब क्या वैल्यू है, ये वैल्यू उसके सेम भी हो सकती है, इसकी जैसी भी हो सकती है. अगर यहाँ पे 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है तो एक्चुअल वैल्यू भी क्या पता है इसकी 1 लाख हो, बट हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू और ये डिफरेंट हो. मान लो जो एक्चुअल वैल्यू है वो 90,000 है, तो मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है मान लो 10% का, देन तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू तो शो नहीं की हुई हमने, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज. देखो, जब भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, क्या बोल रही हूं मैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा जिसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो उस केस में अब जो पुरानी बैलेंस शीट है अगर हम उसी को कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, कोई अल्ट्रेशन ही, कोई मॉडिफिकेशन ही, कुछ करते ही नहीं, इग्नोर कर देते हैं, अगर वैल्यू ये है तब भी ठीक है, ये है तब भी ठीक है, तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ जाएगा, फर्क पड़ेगा. क्या पड़ेगा कि मान लो हमने बाद में इसको कंसिडर किया और पहले नहीं किया, तो जो इनके कम ज्यादा होने से जो लॉस होगा वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू रेशो में. किस रेशो में होगा, न्यू रेशो में. और ये किस टाइम का लॉस है, एक तरीके से ओल्ड रेशो टाइम वाला है ना. जिसका शेयर इंक्रीज हुआ होगा उसको तो ज्यादा लॉस बियर करना पड़ जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई. दैट्स वाई वी नीड टू रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है. अब अगर मान लो एक तरफ वो बोलते हैं कि हमें अपनी वैल्यूज को रिवाइज नहीं करना, बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, ये भी केस हो सकता है, ठीक है. तो 2 केसेस हैं इसके अंदर, या तो वो बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे या नहीं करेंगे. तो हम दोनों केसेस डिस्कस करेंगे. जब रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे, जब रिवाइज वैल्यू को शो करेंगे तब क्या होगा, और जब रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करेंगे तब क्या होगा, ठीक है. शो नहीं करने का मतलब क्या है, आप सिर्फ जैसे मैंने रिजर्व्स का बताया था ना, आप सिर्फ इसका नेट इफेक्ट निकाल लो और उसके हिसाब से मैनेज कर लो, पार्टनर्स आपस में लेन देन दे के खत्म कर दो, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, ठीक है, कंपनसेशन वाली.
आप बैलेंस शीट को मत छेड़ो, दैट इज रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है तो बैलेंस शीट को भी छेड़ो, बैलेंस शीट में भी चेंजेस करो, न्यू वैल्यूज दिखाओ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। ठीक है, हम ये भी सीखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना और ये भी सीखेंगे। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैसे बनाते हैं, इसके बारे में सब कुछ। तो मैंने आपको बता दिया फर्स्ट केस क्या है, रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इस केस में सबसे पहले क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बना लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट और सीख लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। देखो, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है वो एक होता है नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, बोलो, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, +1 में किए थे रूल्स, बताओ क्या होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो सारे लॉस है वो इस साइड आएंगे और जो सारे इनकम है या हमारे प्रॉफिट है वो इस साइड आएंगे। इतनी बात क्लियर है। अब रीवैल्यूएशन नाम से क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स को रीवैल्यूएट कर रहे हैं। तो जब हम रीवैल्यूएशन करेंगे उसमें जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो सब कुछ इसमें डाल देंगे। लॉस इस साइड, प्रॉफिट इस साइड, और फिर इसका जो नेट आएगा उससे हमें पता चलेगा कि नेट लॉस हुआ कितना है। फाइन, इसका दूसरा नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम है इसका दूसरा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो अब रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट समझते हैं। सबसे पहले एसेट अगर कम होंगी वो इस साइड आएंगी। क्यों, क्योंकि एसेट कम होगी तो लॉस हो रहा है ना, लॉस हो रहा है तो इस साइड आएगा। एसेट्स अगर इंक्रीज होंगी तो इस साइड आएंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है एक तरीके से, इनकम इंक्रीज हो रही है, दैट इज प्रॉफिट है हमारा, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड आएगी। इसके बाद लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही हैं, मतलब लॉस हो रहा है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई तो इस साइड आएंगी। ठीक, लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो इस साइड आएंगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह जाती है और वो अब पता चलती है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इस साइड आएगी बिकॉज इट इज अ लॉस, और अनरिकॉर्डेड एसेट इस साइड आएगी। फाइन, इसके बाद अगर प्रॉफिट आएगा ओवरऑल तो इस साइड आ जाएगा, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। किस रेशो में, ओल्ड रेशो। लॉस होएगा तो इस साइड आ जाएगा, और किस रेशो में पार्टनर्स को दे देंगे, ओल्ड रेशो में। इतनी बात समझ आती है। अब रिवैल्यूएशन में आपको ऐसे लर्न करना है, एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा, एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम। आपको जो एडजस्टमेंट दी हुई है आपने उसमें ये देखना है कि क्या इस एडजस्टमेंट से एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, उस हिसाब से आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, समझ आया। शुरू कहां से करना है, कम से, कम ज्यादा। ठीक है, एसेट कम लायबिलिटी ज्यादा, एसेट ज्यादा लायबिलिटी कम। लॉजिक भी बता दिया। अगर ऐसे लर्न करना है कम ज्यादा ज्यादा कम, ऐसे कुछ लर्न कर लो। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करनी है। ओके, बैलेंस शीट से पहले ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, इसमें अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेट मी क्लियर इट नाउ। Value of building is reduced by 50,000. Can you see this by? देखो, जब तुम्हें स्टेटमेंट में दे रखा हो कि रिड्यूस हो गई है 50,000 से, इसका मतलब होता है जो डिक्रीज आया है वो कितने रुपए का आया है, 50,000 का आया है। तो अब जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 लाख पहले थी, ठीक, माइनस 50,000, अब कितनी वैल्यू है, 2,50,000। समझ पा रहे हो क्या बोल रही हूं मैं। चाहे आपके लिए सिंपल होगी ये बात, बट बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, आप स्किप कर सकते हो। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रिड्यूस्ड बाय का मतलब होता है इतने से कम हो गई है, मतलब 3 लाख में से 50,000 माइनस करके जो आएगा ये इसकी क्या है, एक्चुअल वैल्यू। ओके, अगर आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज रिड्यूस्ड टू 90,000, 2 का मतलब होता है कि अब इतनी हो गई है। मार्क माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर लिखा हुआ है कि मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस्ड टू, अब इतनी हो गई है, तो 90,000 इसकी वैल्यू है, कम नहीं हुई है ये 90,000 से। 90,000 इसकी एक्चुअल वैल्यू है। डिक्रीज कितने का है, अगर मैं पूछूं कि मशीनरी में फॉल कितनी वैल्यू से हुआ है, तो आप क्या कहोगे, 1 लाख माइनस 90,000, दैट मीन्स 10,000 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। टू एंड बाय, इन चीजों का ध्यान रखना पेपर में। अच्छा, अगर एट भी आ जाता है, वैल्यूड एट दिस, तो वो 2 ही है एक तरीके से, है ना, इतनी वैल्यू हो गई है। फाइन, चलो
अब जो मैंने आपको अभी रिवैल्यूएशन बताया उसके अंदर वैल्यू कौन सी आएगी, ये लिख दोगे क्या? नो। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे फिर? ये तो वैल्यू है, वहाँ डालना है कितना कम हुआ है, मतलब 50,000 डालोगे। वहाँ डालना है कि कितना बढ़ा है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज हुआ है उतना डालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना कितना लिखोगे रिवैल्यूएशन में, कितना कम हुआ है? 10,000 ना कि 90,000। तो रिवैल्यूएशन में जितना लॉस हुआ है वो आएगा, जितना प्रॉफिट हुआ है वो आएगा, ना कि एक्चुअल वैल्यू आएगी। इज इट क्लियर? ओके, अब सीखते हैं कि बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यूज कैसे रिकॉर्ड करनी है। देखो, बैलेंस शीट में जो वैल्यूज रिकॉर्ड करनी है वो करनी है जो अब एक्चुअल है। अगर आपने रिवाइज वैल्यू को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है तो कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करनी है? जो एक्चुअल है। मतलब आप 2,50,000 रिकॉर्ड करोगे, आप 90,000 रिकॉर्ड करोगे, वहां पर फिर लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हो उसका कोई लेना देना नहीं है। वहां पर आपको ये बताना है आज की डेट में आपकी बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, आपकी लाइबिलिटीज की क्या वैल्यू है। सो आई सपोज कि आपको ये चीज समझ आ गई है। अगर आपको कोई डाउट है इस चीज में, आपको कोई एंट्री समझ नहीं आती है, देन प्लीज डू कमेंट एंड आस्क। ओके, चलो हमें इतनी बात क्लियर होती है कि हमने क्या करना है। हाँ जी, तो देखो आपके पास ये ओल्ड बैलेंस शीट होगी, फिर आप रिवैल्यूएशन बनाओगे, उसके बाद आपके पास न्यू बैलेंस शीट आएगी। कैसे करना है? आपकी यहाँ पे एसेट की वैल्यू है कुछ, ठीक है, और ध्यान से सुनना, ठीक है, यहाँ पर है और आपने यहाँ पर लिखी है इसके बाद वैल्यू यहाँ है, उसके बाद आपने यहाँ लिखी है। यहाँ लिखने का मतलब क्या होता है? एसेट कम होगी। एसेट कम होगी तो आप क्या करोगे? दिस माइनस दिस यहाँ पर आएगा। समझ आई बात क्या बोल रही हूँ मैं? यहाँ पर है, कम हुई, माइनस करके यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, एसेट है हमारी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आई, मतलब क्रेडिट साइड, मतलब बढ़ गई तो क्या करोगे? प्लस करके लिखोगे। जो यहाँ थी प्लस ये इज इक्वल टू ये। देखो बच्चों, आई नो दैट इट इज अ सिली थिंग, ठीक है, ऐसे बताना आपको, क्योंकि आपको कहोगे हमें समझ आता है जी, लेस हुई है तो यहाँ, बड़ी है तो यहाँ। बस मैं थोड़ा सा इमेजिनरी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता रही हूँ। मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको हर छोटी चीज क्लियर करूँ। ओके, चलो अब जल्दी से लायबिलिटी का देखते हैं। मान लो यहाँ पर है लायबिलिटी, फाइन। उसके बाद लायबिलिटी आई हमारी यहाँ पर, ठीक है, लायबिलिटी यहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर है। यहाँ पर आई तो क्या मतलब है इसका? लायबिलिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई, तो आप यहाँ पर ऐड करके लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपकी यहाँ पर आई लायबिलिटी, उसके बाद यहाँ पर आई। यहाँ पर आई का क्या मतलब है? कि क्रेडिट साइड आई। क्रेडिट साइड लायबिलिटी आने का मतलब है लायबिलिटी क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो इन दोनों को क्या करोगे? माइनस करके लिखोगे, ठीक है। कई बारी हमें वैल्यूज डायरेक्ट दी होती हैं एडजस्टमेंट में, कई बारी नहीं दी होती तो हमें निकालनी पड़ती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आप ये चार्ट बना सकते हो स्टार्टिंग के डेज में। आई नो कि बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप इसको कहोगे ये क्या समझाया था हमको। इट्स ओके, मुझे भी बाद में ऐसे ही लगता था, बट स्टार्टिंग में ये यूजफुल होता है कई बारी। ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, इसको आप फॉलो करके कर सकते हो। सिंपल सी बात है। एसेट यहाँ है, डिक्रीज हो गई तो माइनस कर दो। एसेट यहाँ है, इंक्रीज हो गई तो प्लस कर दो। लायबिलिटी यहाँ है, यहाँ पर क्या होता है? इंक्रीज हो गई लायबिलिटी तो प्लस कर दो। लायबिलिटी यहाँ है, अगर लायबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज हो गई तो माइनस कर दो। सॉरी, चलो ओके, ठीक है, इट्स डन। अब बात आती है कि जब हम रिकॉर्ड नहीं करते तब क्या होता है? तब क्या होता है? इसको आप इग्नोर करते हो। जैसी ये होती है ना, एज इट इज यहाँ पे आ जाती है, समझ रहे हो? इसको इग्नोर करना है। जब क्या है? नॉट रिवाइज्ड, इसको इग्नोर करके एज इट इज जो सारी वैल्यूज है यहाँ पे आ जाएंगी। जो कैपिटल में मॉडिफिकेशन हुई है उसको छोड़ के, क्योंकि कैपिटल तो प्रॉफिट और लॉस को मैनेज करके आई है ना, उसको तो चेंज करेंगे। चलो ये बात समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज, जब हम नॉट रिवाइज्ड मतलब रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है, नॉट रिवाइज वैल्यू होती है हमारी, तब हम क्या करते हैं? एक वर्किंग नोट बनाते हैं। इतना हमारा लॉस हो गया, ये सारा हमारा लॉस है, लॉस है, लॉस है, ऐसे ऐसे करके टोटल लॉस निकाल लेंगे। फिर ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट है, ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। इस नेट इफेक्ट का क्या करेंगे? हम अपनी सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो जो भी हम निकाल लेंगे, या किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया, जैसे एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल में की थी ना, वैसे कर देंगे, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, एग्जैक्ट इलस्ट्रेशन करवाने के बाद। अभी बस एक ओवरव्यू दी है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। फॉर दिस अगर आपको यूज आ जाए तो बहुत अच्छा। ये मेरे सेल्फ मेड थिंग्स हैं, क्योंकि जब मैंने अकाउंटेंसी स्टार्ट की थी
तो मुझे छोटी छोटी चीज़ें समझने में बहुत टाइम लगता था, ठीक है। इसलिए मैं अपना ही कुछ तैयार करती रहती हूँ कि मुझे समझ आ जाए, ठीक है। और नोट्स मस्ट हैं। अगर आप चाहते हो ना +2 में आपके अच्छे नंबर आए, तो आप अभी से अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, अगर आपको इस पे भी वीडियो चाहिए कि हम कैसे बनाए अकाउंट्स के नोट्स, तो प्लीज डू कमेंट, आई विल शूट अ वीडियो फॉर दैट ऑल्सो। फाइन। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।